आज हम लोग सीखेंगे हाउस वायरिंग के कोर्स के बारे में। देखिए, हाउस वायरिंग का कोर्स का ये फर्स्ट डे है, यानी पहला दिन है। तो किस प्रकार से इस वीडियो में हम लोग आज के दिन सीखेंगे कि किस प्रकार से न्यूट्रल और फेस क्या होता है, किस प्रकार से हम किसी बोर्ड की वायरिंग करते हैं, किस प्रकार से हम उसमें स्विच, सॉकेट, इंडिकेटर, फ्यूज, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, एलसीबी, एमसीबी, इन सारे इलेक्ट्रिक पार्टों को हम किस प्रकार से कनेक्शन करते हैं और कौन सा पार्ट क्या कार्य करता है और किस प्रकार से हम उसको जोड़ते हैं, कितने कितने पावर का कहां पे हमें कौन सा लगाना चाहिए, उन सब के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी वायरिंग, कोई भी बोर्ड की वायरिंग करने के लिए जानते हैं हम 3 नियम की जरूरत पड़ती है। यानी वायरिंग के मुख्य रूप से 3 नियम होते हैं और अगर वो 3 नियम हम समझ लिए तो किसी भी बोर्ड को बना सकते हैं, चाहे वो बोर्ड छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो कितना बड़ा हो, हमें उस बात से मतलब नहीं है, मतलब है उसके नियम से। देखिए, वायरिंग करने के लिए हम अगर रट करके वायरिंग करेंगे कि हाँ 3 स्विच के साथ या 1 सॉकेट के साथ हमारे बोर्ड की वायरिंग कैसी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से हमें वायरिंग नहीं करनी है। हमें वायरिंग करनी है पूरा फाइनल कि अगर हमारे पास स्विच चाहे 1000 स्विच हो, चाहे लाखों सॉकेट हो, हमें उस बात से मतलब नहीं है। हम अगर अपने नियम से चलेंगे तो चाहे कितना भी बड़ा बोर्ड होगा या छोटा बोर्ड होगा, उस बोर्ड का कनेक्शन बढ़िया तरीके से हो पाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। देखिए, जैसे हमारा कोई भी उपकरण है, जैसे मान लीजिए, देखिए जैसे हमारा एक बल्ब है, कोई बल्ब है, ये बल्ब जब हमारा होता है ना, जानते हैं ना, होल्डर और बल्ब, तो बल्ब के अंदर ऐसे ये स्प्रिंग लगी होती है। जैसे मान लीजिए 100 वाट का बल्ब है, तो बल्ब के अंदर स्प्रिंग लगी होती है और ये जो स्प्रिंग होती है ना, ये टंगस्टन धातु की बनी होती है 100 वाट वाले बल्ब के अंदर। तो ये मान लीजिए कि यहां से 2 पॉइंट यहां आता है, यही वाला पॉइंट यहां से आता है और जब ये होल्डर में लग जाता है, यहां पे होल्डर, तो 2 तार इससे बाहर निकलते हैं। टोटल 2 वायर इससे बाहर निकलते हैं, जिसमें एक वायर में न्यूट्रल और एक वायर में फेस चाहिए। देखिए, पूरे बोर्ड की वायरिंग या कोई भी वायरिंग जब हम वायरिंग करेंगे ना, तो उसमें हमेशा 2 तारों की बात करेंगे, एक न्यूट्रल और दूसरा फेस, यानी एक न्यूट्रल और दूसरा फेस। और कोई भी वायरिंग होगी, चाहे बल्ब हो, पंखा हो, टीवी हो, रेडियो हो, चाहे कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण हो, वो इन्हीं दोनों से मिलकर के चलता है, न्यूट्रल और फेस। और ये न्यूट्रल और फेस को कहीं कहीं ठंडा गर्म के नाम से जाना जाता है। तो न्यूट्रल और फेस जो हमें खंबे से मिलता है, ये सीधे हमें खंबे से मिलता है, यानी कि पोल या खंभों से मिलता है। ये हमें 2 तार, एक का नाम होता है न्यूट्रल और एक का नाम होता है फेस, इसी को हम यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम न्यूट्रल और फेस की बात करें ना, तो जानते हैं न्यूट्रल, देखिए जमीन के अर्थ से भी लिया जा सकता है तो भी ये काम करता है। फेस में वोल्टेज होता है और न्यूट्रल होता है, ये दोनों जब तक नहीं मिलते कोई भी उपकरण काम नहीं करता। यानी कि किसी भी उपकरण को कार्य करने के लिए न्यूट्रल और फेस दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। केवल फेस से वो कार्य नहीं कर सकता और ना ही केवल न्यूट्रल से कार्य कर सकता है। जब भी कार्य करेगा उसको न्यूट्रल और फेस दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मान लीजिए ये बल्ब है, इस बल्ब को हमें जलाना, ऑन करना है, तो यहां पे हमें 2 तार मिल गए ना, इन दोनों तारों में एक में न्यूट्रल और एक में फेस अगर पहुंच गया तो ये बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा, मतलब जलने लगेगा। तो ये बल्ब हमारा क्या होगा, ऑन हो जाएगा, मतलब जलने लगेगा। तो किसी में न्यूट्रल और किसी में फेस पहुंच सकता है, पहली बात तो ये भी है। यानी कि देखिए, जैसे हमने ऊपर न्यूट्रल लिखा, नीचे फेस लिखा, अगर हम इसको पलट देते हैं, मान लीजिए कि इस फेस वाले पॉइंट को हम ऊपर लिख देते हैं और न्यूट्रल को नीचे लिख देते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा नहीं कि नहीं बल्ब कम जलेगा या ज्यादा जलेगा या फ्यूज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये नॉर्मल जलता रहेगा। किसी में न्यूट्रल, किसी में फेस पहुंचाया जा सकता है, दिया जा सकता है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास बल्ब नहीं है, फैन है, तो फैन से भी मुख्य रूप से हमारे पास 2 तार मिलेंगे और इन दोनों तारों में अगर एक में न्यूट्रल और एक में फेस पहुंचा तो ये हमारा फैन भी चलेगा। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण हो, जैसा कि आप जानते हैं ना, टीवी वगैरह जब चलाते होंगे, मोबाइल चार्ज करते हैं, तो चार्जर का जो पॉइंट होता है वो 2 होता है ना, तो एक में न्यूट्रल और एक में फेस मिलेगा तो वो चलेगा। हाँ, किसी में न्यूट्रल किसी में फेस हो सकता है, दाहिने या बाएं से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखिए कैसे इसको हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बोर्ड है, ये बोर्ड की एक 5 पिन सॉकेट है। 5 पिन सॉकेट मतलब समझते हैं ना, जिसमें 5 पिन खोसने वाली बनी होती है, इसे हम 5 पिन सॉकेट के नाम से जानते हैं। तो इसके एक साइड का ये दोनों पिने एक होती हैं और दूसरी साइड का दोनों पिने एक होती हैं और ये बीच वाला पॉइंट फ्री होता है। तो मान लीजिए कि इस बोर्ड में पता नहीं किधर न्यूट्रल और किधर फेस दिया गया है और इसी बोर्ड से, इसी सॉकेट से हमें इस बल्ब को जलाना है। तो इस बल्ब को जलाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये न्यूट्रल और फेस का ये जो दोनों तार है, इसको हम लेकर के आते हैं यहां और इसमें लगा होता है एक 2 पिन टॉप। 2 पिन टॉप का मतलब समझते हैं, जो खोसने वाला पॉइंट होता है ना 2 पिन वाला, तो वो 2 पिन टॉप के नाम से जाना जाता है। तो उसको हम लगाते हैं
और अगर इसको हम यहां से सीधा खोस देते हैं तो सीधा सीधा ऐसे खोसेंगे तो क्या होगा, इस बल्ब में पावर पहुंचेगी और बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। और मान लीजिए कि अगर हम इसको सीधा न खोस के इसको पलट के खोस दे तो क्या ये बल्ब हमारा नहीं जलेगा? क्या यहां पे अगर टीवी लगी रहेगी तो कहेगी वो हम नहीं चलेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा ना। कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण हो, अगर उसमें न्यूट्रल फेस मिल रहा है तो वो चलेगा, न्यूट्रल फेस चाहे किसी में भी मिल रहा हो। जैसे ये पंखे का ही तार है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर पे मोबाइल ही चार्ज करते हैं, चार्जर जब हम लगाते हैं ऐसे सीधा ना तो हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा होता है, लेकिन जब ही थोड़ा सा दिक्कत होती है तुरंत चार्जर निकाल के हम पलट देते हैं, यानी तुरंत उल्टा कर देते हैं और फिर भी हमारी मोबाइल चार्ज होती है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि न्यूट्रल की जगह पे फेस और फेस की जगह पे न्यूट्रल हो सकता है, लेकिन कभी भी न्यूट्रल और फेस आपस में नहीं टच होना चाहिए। शॉर्ट सर्किट कब होती है? जब न्यूट्रल फेस आपस में मिलता है। और समझिए कोई भी उपकरण हो ना, केवल एक सप्लाई से काम नहीं करता। जैसे मान लीजिए कि ये फेस है यहां पे, और ये फेस की पावर इस बल्ब के एक पॉइंट में दे दिया गया और यही वाला फेस ले जाकर के बल्ब के दूसरे में भी दे दिया गया, यानी एक ही बल्ब के दोनों पॉइंट में फेस जा रहा है। तो क्या होगा? ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा, शॉर्ट कर जाएगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी एक उपकरण में अगर एक ही तार दे दिया जाए, चाहे वो दोनों में न्यूट्रल दे दिया जाए, चाहे दोनों में फेस दे दिया जाए, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मान लीजिए ये बल्ब का वायर है, बल्ब के वायर को दोनों को एक में सटा दीजिए, एक ही में, और ले जाकर के इसको यहां से सॉकेट में जोड़ दीजिए, तो क्या हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा? नहीं जलेगा। क्या बल्ब फ्यूज हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। चाहे दोनों फेस में जाए, चाहे दोनों न्यूट्रल में जाए, कुछ भी नहीं होगा। जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजती ना जब तक दोनों ना मिले, उसी प्रकार से जब तक न्यूट्रल और फेस दोनों नहीं मिलेगा ये बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन एक ही में टच होने से ये शॉर्ट भी नहीं करेगा। शॉर्ट क्यों नहीं करेगा समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी कोई पावर है न्यूट्रल की और यहां पर हमारी पावर है फेस की। ये तार गया है खंबे वाला, एक तार ये न्यूट्रल का है और एक फेस का है और ये खंबे का दोनों तार है। सोचिए कि अगर एक यहां से हमने फेस को लिया, एक फेस, और ये फेस हमने लिया दूसरा, और इन दोनों को अगर हम आपस में टच कराएं तो क्या हमारी लाइट शॉर्ट हो जाएगी? नहीं शॉर्ट होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये फेस एक ही है ना, फेस एक ही है। वही फेस यहां से निकल के जा रहा है, यहां से निकल के जा रहा है, ये खुद आपस में डायरेक्ट टच है। आपके टच करवाने से क्या फर्क पड़ने वाला है? इसको कोई मतलब नहीं मिलेगा, इसलिए यहां पे ये शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। और उसी प्रकार से अगर न्यूट्रल से एक तार यहां से ले लीजिए और न्यूट्रल से ही एक तार यहां लीजिए, दोनों को टच कराइए, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगी। यानी कि किसी भी उपकरण में अगर एक ही खंबे से फेस 1, जानते फेस शॉर्ट कब होता है? फेस जब फेस 1 और फेस 2 की बात होती है तब हमारे बोर्ड में शॉर्ट सर्किट होती है। जैसे कि मान लीजिए यहां फेस 1 है, ये मान लीजिए कि फेस 2 है, ये वाला फेस 1 है, ये वाला फेस 2 है, इधर है न्यूट्रल। अब देखिए शॉर्ट कैसे होगा। जैसे ये फेस 1 है ना, यहां से आया, फेस 2 है यहां से आया, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो शॉर्ट होगा कि नहीं होगा? ये दोनों आपस में मिलेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फेस एक ही नहीं है, ये फेस अलग अलग है। समझिए एक तार अपने आप में शॉर्ट नहीं हो सकता। मतलब ये है कि जैसे ये तार यहां से निकल के गया, नॉर्मल सा फिर से समझिए इसको, ये तार यहां से निकल के गया, अब इसमें से ये है फेस 1 मान लीजिए, और फेस 1 यहां से एक तार लिया, ये और आगे गया, ये यहां से एक तार और लेकर के आया, इन दोनों को सटा रहा है तो शॉर्ट कर जाएगा। ये क्यों शॉर्ट करेगा? एक अकेला आदमी अपने आप से मार कैसे कर लेगा? झगड़ा कर लेगा? नहीं करेगा। तो जानते हैं झगड़ा क्या होता है? जब ये न्यूट्रल और फेस आपस में मिलेंगे तब शॉर्ट होगा, या तो फेस 1 और फेस 2 आपस में मिलेंगे तब शॉर्ट होगा। जैसे देखिए ये न्यूट्रल है ना, ये हमारा न्यूट्रल गया हुआ है, ये हमारा फेस 1 है, ये हमारा फेस 2 है, यहां से हम 3 तार लेके जा रहे हैं। अब ये न्यूट्रल के तार को, एक तार को नीचे ले आए और दूसरे को नीचे ले आए, इन दोनों को अगर हम आपस में टच करा दे तो क्या होगा? शॉर्ट होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। कंफर्म है कि एक न्यूट्रल और एक फेस अगर आपस में मिलेंगे तो ये दोनों शॉर्ट कर जाएंगे, स्पार्क कर जाएंगे। लेकिन यही दोनों अगर कहीं अच्छे उपकरण में मिलते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब में लगा हुआ है, तो बल्ब के एक में एक गया, दूसरे के दूसरे में गया, तो यहां पे ये दोनों शॉर्ट होते हैं? शॉर्ट नहीं होते हैं। यहां पे उजाला जलता है, रोशनी होती है, उजाला जलता है, बल्ब जलता है, यहां पे फायदा मिलता है। लेकिन शॉर्ट तो ये दोनों अंदर हो ही रहे होते हैं, शॉर्ट ये दोनों अंदर हो रहे होते हैं, लेकिन यहां पे बल्ब जलता है, इससे हमें फायदा मिलता है। तो यहां पे समझिए कि ये दोनों एक निश्चित जगह पे जाके मिल रहे हैं। समझिए जैसे बल्ब में पावर दिया गया, न्यूट्रल और फेस दोनों गया, तो ये बल्ब हमारा जला। लेकिन ये दोनों समझिए ना, न्यूट्रल और फेस एक दूसरे के ये बहुत बड़े दुश्मन है। न्यूट्रल और फेस ये दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन है। ये दोनों जहां भी आपस में मिलेंगे शॉर्ट करेंगे, जहां कहीं भी आपस में मिलेंगे शॉर्ट कर जाएंगे। यानी एक तार से यहां से लेके आए, दूसरा यहां से लेके आए, अगर इन दोनों को आपस में रास्ते में मिल गए ना तो ये शॉर्ट कर जाएंगे। लेकिन यही दोनों अगर एक निश्चित जगह पे जाकर के मिलेंगे, किसी उपकरण में
में जाकर के मिलते हैं तो वहां पे उजाला करते हैं, वहां पे अच्छा काम करते हैं। जैसे दो आदमी है ना, मान लीजिए गांव में, तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये दोनों रास्ते में जहां भी मिलेंगे, जरा भी मिलेंगे, तुरंत मार कर देंगे। लेकिन अगर यही दोनों जब कहीं पुलिस स्टेशन वगैरह कहीं स्पेशल जगह पे जाते हैं ना, तो वहां जाके समझौता की बात करते हैं, यानी नॉर्मल बात करते हैं। उसी तरह से ये बल्ब है ना, बीच में अगर कहीं मिला तो ये शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन यही बल्ब अगर कहीं अच्छे उपकरण में जाकर के मिलता है, किसी उपकरण में जाके मिलेगा, तो वहां पे उजाला करेगा, वहां पे पंखा रहेगा तो चलेगा, वहां पे टीवी रहेगी तो चलेगी, यानी वहां पे अच्छा काम करेगा। तो यहां पर देखिए न्यूट्रल और फेस, शॉर्ट सर्किट कब होती है समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट सर्किट न्यूट्रल और फेस जब आपस में मिलेंगे तब होगा, या तो फिर फेस फेस शॉर्ट तब होता है जब फेस 1 और फेस 2 होता है। एक ही फेस अपने आप में कभी भी शॉर्ट नहीं होता, या कोई भी उपकरण में अगर दो तार देना, एक में न्यूट्रल और एक में फेस, और गलती से आप दोनों में फेस या दोनों में न्यूट्रल दे रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे घर का तार बाहर टांगने के लिए लेके जा रहे हैं खंबे पे एक को ऊपर लगाना है, एक को नीचे लगाना है, गलती से आपने दोनों को किसी एक ही पर लगा दिया तो क्या होगा? शॉर्ट हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो जो भी है एक ही, अगर फेस है तो एक ही है, न्यूट्रल है तो एक ही है, इसलिए वो कभी भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो ये हमारे नॉर्मल बोर्ड में देखिए शॉर्ट सर्किट कैसे होता है। अगर हम बोर्ड बनाना सीखने की बात करें तो हम नॉर्मल बोर्ड बनाने के लिए सीखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं और इसको बोर्ड बनाना सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी बोर्ड हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वायरिंग के मुख्य रूप से हमारे 3 नियम होते हैं। जैसे देखिए वायरिंग के मुख्य रूप से 3 नियम होते हैं, और सबसे पहला नियम ये होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं बोर्ड के अंदर स्विच यहां पे लगाते हैं। स्विच का मतलब क्या होता है? बटन। देखिए स्विच का मतलब होता है बटन, और यहां पे जो हम स्विच यूज करने जा रहे हैं ये स्विच होगी हमारी वन वे स्विच, यानी इसमें तार जोड़ने के लिए जो पॉइंट होंगे वो 2 पॉइंट तार जोड़ने के लिए होते हैं, एक होता है ऊपर और एक होता है नीचे। और ये स्विच का कार्य क्या होता है ये समझ लीजिए कि स्विच को जब हम प्रेस करते हैं ना, ऐसे नीचे की साइड में दबाते हैं ना, इसमें ऊपर की साइड में ये ऐसे पत्ती होती है जो नीचे आकर के टच हो जाती है, और जब यही स्विच हम बंद करते हैं तो यही पॉइंट छोड़ देता है। मतलब समझिए जैसे देखिए एक बल्ब है, ये एक बल्ब है, ये बल्ब से 2 तार निकले हैं, एक में न्यूट्रल और एक में फेस अगर दे दिया जाए तो बल्ब जलेगा ना, बल्ब जला कंफर्म है। अब ये स्विच लगी हुई है, मान लीजिए इसी स्विच से मान लीजिए हमें इस बल्ब को ऑन ऑफ करना है, यानी कि ये स्विच से हम चाहते हैं ये बल्ब बंद हो और चालू हो। तो मान लीजिए ये न्यूट्रल और फेस हमने बल्ब को डायरेक्ट दिया तो बल्ब जलेगा, इसी तार को अगर बीच से तोड़ दिया तो बल्ब जलेगा? अब नहीं ना जलेगा। अगर इस तार को दोबारा हम फिर से जोड़ देते हैं तो बल्ब जलेगा, और फिर से तोड़ते हैं तो बल्ब नहीं जलेगा। कंफर्म है? यानी कि ये दोनों तार अगर हम हाथ में पकड़ लें और दोनों को टच कराएं तो बल्ब जलेगा, टच नहीं कराएं तो नहीं जलेगा। इन्हीं दोनों तारों को जब हम स्विच के एक को एक में जोड़ देते हैं, दूसरे को दूसरे में जोड़ देते हैं, और जब हम स्विच को ऑन करते हैं, प्रेस करते हैं, नीचे की साइड में दबाते हैं तो ये ऊपर वाला पॉइंट नीचे से टच हो जाता है, और जब नीचे से टच होता है तो ये जो सप्लाई है ये यहां से घूम करके बल्ब तक पहुंचती है और बल्ब हमारा ऑन हो जाता है। इसी प्रकार से कोई भी उपकरण हो वो हमारा कार्य करता है। तो स्विच का मतलब क्या हो गया कि जब हम स्विच को ऑन करेंगे, प्रेस करेंगे, नीचे की साइड में दबाएंगे तो ये ऊपर वाला पॉइंट नीचे से टच हो जाएगा, और जब टच हो जाएगा तो हमारा ये सप्लाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आउट करने लगेगा, और आगे जो उपकरण होगा वो कार्य करने लगेगा। तो स्विच का मतलब बस इतना ही है कि एक पॉइंट से इन कराना और दूसरे से आउट कराना होता है, और जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो दोनों पॉइंट आपस में टच हो जाते हैं, और जब बंद करते हैं तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी स्विच कार्य करती है। और देखिए यहाँ पे जो हम बोर्ड में अभी स्विच लगाने वाले हैं ये 1 वे स्विच रहेगी हमारी, यानी तार जोड़ने के लिए इसमें 2 ही पॉइंट रहेंगे। यहाँ पर देखिए ये हो गई हमारी स्विच, एक स्विच लगा दिया हमने, इसी बोर्ड में हम दूसरी स्विच लगा देते हैं। स्विचों की संख्या कोई बात नहीं, हम यहाँ पे 50 स्विच लगा ले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर चलिए हम 3 स्विच लगा लेते हैं। एक बोर्ड बना रहे हैं, इसमें 3 स्विच मतलब बटन, 3 बटन लगा लिए। अब इसके आगे हम लगा देते हैं एक 5 पिन सॉकेट, यानी कि 5 पिन वाली सॉकेट। ये वाली हमारी हो गई सॉकेट। ये कौन सी सॉकेट है? ये 5 पिन सॉकेट। ये 5 पिन सॉकेट में जानते हैं ना कि एक साइड में 2 पिन होती है, एक साइड में 2 पिन होती है, और एक पिन ये बीच में होती है। अब जो ये एक साइड की 2 पिन होती है ये दोनों अंदर से एक ही होती है, और एक साइड की 2 पिनें होती है ये दोनों अंदर से एक ही होती है। और ये जो बीच वाला होता है ना, इसको अभी हम फ्री छोड़ेंगे, आगे इसका कनेक्शन भी समझेंगे कि इसमें भी तार जोड़ा जाता है, लेकिन अभी इसको हम फ्री के रूप में समझेंगे कि मान लीजिए इसमें कोई कनेक्शन नहीं दिया जाता, वैसे इसमें अर्थ का कनेक्शन दिया जाता है।
अब देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा नॉर्मल सा सॉकेट हो गई। इसके अलावा इस बोर्ड में हम कुछ और लगा लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने बल्ब लगा लिया। अब बल्ब से जानते हैं ना कि 2 तार निकलेगा, न्यूट्रल फेस पहुंचेगा तो जलेगा। इसके अलावा यहाँ पे हम एक फैन लगा लेते हैं, यानी एक पंखा भी लगा लेते हैं। पंखे से भी हमारे 2 तार निकलेगा, उसको भी न्यूट्रल फेस मिलेगा तो वो चलेगा। और खंबे से भी हमें 2 तार मिलेगा, एक होगा न्यूट्रल और एक होगा फेस। अब इसी न्यूट्रल और फेस के आधार पे चलिए हम पूरी वायरिंग आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। वायरिंग के 3 नियम होते हैं। किसी भी बोर्ड की वायरिंग करने के लिए सिर्फ हम 3 नियम पे आधारित होते हैं। वायरिंग का नियम नंबर 1 क्या होता है कि सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को, यानी कि सबसे पहले न्यूट्रल के तार को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। अगर आप नोट करना चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं कि सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। मतलब समझिए, सबसे पहले ये जो न्यूट्रल का तार है ना, इसको सभी उपकरणों के, उपकरण का मतलब समझिए, जैसे ये बल्ब है ना, ये उपकरण है, ये फैन है ना, ये उपकरण है, ये 5 पिन सॉकेट है ना, ये उपकरण है, ये जो स्विच है ना, ये उपकरण नहीं है। यानी ऐसे इलेक्ट्रिक पार्ट जिससे हमें डायरेक्टली कुछ लाभ मिलता हो उसे उपकरण कहते हैं। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे, बल्ब जलेगा, इसका मतलब ये उजाला जो है वो हमें बल्ब देगा, स्विच नहीं देगा। स्विच को ऑन करेंगे, पंखा चलेगा, इसका मतलब वो हमें जो हवा देगा वो पंखा देगा, स्विच नहीं देगा। यानी कि उपकरण का मतलब जिससे हमें डायरेक्टली कुछ लाभ मिले। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसको कार्य करने के लिए न्यूट्रल फेस दोनों की आवश्यकता होती हो उसे उपकरण कहते हैं। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं यहां तक अभी तक के वायरिंग में कि स्विचों को छोड़कर, यानी बटन को छोड़कर जो कुछ बचा सब उपकरण है। यानी कि स्विच यानी बटन को छोड़कर जो कुछ इसमें बचेगा वो सब उपकरण है, यानी सब के सब उपकरण है। तो इस बोर्ड में टोटल कितने उपकरण है? 3 उपकरण। कौन कौन से हैं? देखिए, ये बल्ब है उपकरण, ये फैन है उपकरण और ये सॉकेट है उपकरण। इसके अलावा इसमें और कोई उपकरण नहीं है। आगे हम और इसको बना करके वायरिंग बताते हैं, लेकिन उससे पहले समझते हैं। देखिए, सबसे पहले न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में देना है। यानी देखिए, ये बल्ब है ना, इसके एक पॉइंट में न्यूट्रल देना है। न्यूट्रल किसी में दे सकते हैं, दाहिने या बाएं से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस किसी एक में न्यूट्रल जाना चाहिए। तो न्यूट्रल के वायर को किसी एक उपकरण में दे दिया। अब देखिए, ये भी एक उपकरण है ना, इसके भी एक पॉइंट में न्यूट्रल तो जाना ही चाहिए ना, तो यही न्यूट्रल ले जाकर के इसके भी एक पॉइंट में देते हैं। किसी में दे सकते हैं, दाहिने बाएं से मतलब नहीं है। देखिए, ये जिसमें दिए उसी वाले से लेकर के गए अगले में। आगे और कोई उपकरण है, ये 5 पिन सॉकेट भी एक उपकरण है ना, इसके भी एक पॉइंट में ले जाकर के हम न्यूट्रल दे देते हैं। किसी में दे सकते हैं, दाहिने या बाएं में, इसमें भी कोई बात नहीं है। यानी नियम नंबर 1 हमारा पूरा हो गया कि सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को, यानी ये जो न्यूट्रल का तार है, इसको सभी उपकरणों के, यानी सबके एक एक पॉइंट में, यानी एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो एक नियम हमारा पूरा हो गया। देखिए, इस बोर्ड में टोटल 3 उपकरण है और तीनों उपकरणों के एक एक पॉइंट में न्यूट्रल को हमने डायरेक्ट जोड़ दिया। अब देखिए, जैसे मान लिया आगे और भी कोई उपकरण होता है तो उसको हम अभी आगे बताते हैं। उससे पहले देखिए, नियम नंबर 2 हमारा, नियम नंबर 2 ये होता है कि अब फेस के वायर को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। यानी कि ये जो फेस का वायर है ना, ये जो फेस का तार है, इसको सभी स्विचों मतलब बटन के निचले पॉइंट में, मतलब समझिए स्विच में ये है ना, ये 2 पॉइंट है, ये ऊपर है ये नीचे, यहाँ ऊपर है ये नीचे, ये ऊपर है ये नीचे है। तो कहां जोड़ना है फेस के वायर को? सभी स्विचों मतलब बटन के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। यानी ये स्विच का निचला पॉइंट है, इसके एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। ये भी स्विच का निचला पॉइंट है, इसके भी जोड़ना है। एक ही में नहीं जोड़ना है, सभी स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ना है। ये भी स्विच है ना, इसके भी निचले में जोड़ना है। अगर मान लीजिए कि एक स्विच यहां पर लगी होती तो हम क्या करते? इसके भी निचले पॉइंट में यहां नीचे से ले जाकर के उसको जोड़ते। और भी कहीं अगर स्विच होती तो क्या करते? उसके भी निचले पॉइंट में जोड़ते। यानी कि जितनी स्विच यानी बटन दिखाई दे, सभी के निचले पॉइंट में फेस को डायरेक्ट ले जाकर के जोड़ना है। यानी फेस के वायर को सभी स्विचों यानी बटन के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। यहां तक देखिए हमारा क्लियर हो गया 2 नियम। अब पहला नियम मान लीजिए कि अगर यहां पर बल्ब लगा है, एक बल्ब यहां पे अगर और लगा होता तो क्या करते? पहला वाला नियम फिर से पूरा करते ना। ये जो न्यूट्रल का वायर सभी उपकरणों में गया है तो न्यूट्रल यहीं से ले जाके इसको भी हम दे देते, ऐसे ही तो जोड़ते ना। और भी कोई उपकरण अगर लगा होता, मान लीजिए यहाँ पे एक पंखा भी लगा हुआ है, तो हम क्या करते? इसके भी एक पॉइंट में ये न्यूट्रल का वायर चाहिए ना चाहिए। तो इसी प्रकार से जितने उपकरण दिखाई दे उसमें न्यूट्रल ले जाकर के पहुंचाना है, और जितनी स्विच दिखाई दे उसके निचले पॉइंट में फेस ले जाकर के पहुंचाना है। मतलब न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे और फेस के वायर को
सभी स्विचों यानी बटन के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। यहां तक देखिए 2 नियम हमारा पूरा हो गया। और 2 नियम कंप्लीट होने के बाद वायरिंग में देखेंगे कि कोई भी ऐसा उपकरण नहीं है जिसमें न्यूट्रल और फेस दोनों जुड़ा हो। जिसमें न्यूट्रल है उसमें फेस नहीं है, और जिसमें फेस है उसमें न्यूट्रल नहीं है, और ऐसा भी कोई नहीं है जिसमें कोई ना हो। जहां पे न्यूट्रल गया है वहां पे फेस नहीं गया है, और जहां पे फेस पहुंचा है वहां पे न्यूट्रल नहीं पहुंचा है। अब देखिए नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 हमारा यह होता है कि अब स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। यानी कि अब स्विचों का बचा हुआ, यानी ये जो स्विच है ना, इसका ये पॉइंट बचा हुआ है, एक एक पॉइंट है ना, अभी ऊपर का पॉइंट सभी का खाली है ना, तो स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट, यानी उपकरणों में भी अभी एक एक पॉइंट खाली है, यानी कि ये उपकरणों में भी एक एक पॉइंट अभी खाली है ना, तो स्विच का बचा हुआ एक पॉइंट और उपकरण का बचा हुआ एक पॉइंट को आपस में मिला देना है। एक स्विच को एक उपकरण से मिला देना है, किसी भी स्विच को किसी भी उपकरण से मिला सकते हैं। जिस स्विच को जिस उपकरण से मिलाएंगे उसी स्विच से वो काम करेगा, बस यही डिफरेंस होगा। जैसे मान लीजिए स्विच खाली है, ये उपकरण खाली, इसको हम यहां से जोड़ देते हैं। हाँ, फिर क्या होगा, पहली स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब जलेगा। यानी कि किसी भी स्विच को किसी भी उपकरण से मिला सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि कभी भी स्विच को स्विच से नहीं मिला सकते, ऐसा नहीं करना है। यानी स्विच को स्विच से नहीं मिला सकते और ना ही उपकरण को उपकरण से मिला सकते हैं। जैसे ये उपकरण खाली है, ये उपकरण खाली है, इन दोनों को भी नहीं मिलाना है। जब भी मिलाना है एक स्विच और एक उपकरण होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल है, ये 2 अलग अलग चीजें है ना, स्विच अलग है और उपकरण अलग है। जैसे मान लीजिए इसमें ये ढेर सारे कोई गांव है और हाँ किसी स्विच को किसी उपकरण से मिला सकते हैं। तो जैसे ढेर सारा गांव है, मान लीजिए यहाँ पे ये सारे गर्ल रहती हैं, लड़कियां रहती हैं और इधर ढेर सारे लड़के रहते हैं। अब मान लीजिए इन सबकी शादी करवानी है, तो इधर वाले में शादी करवानी जाएगी ना। ये मान लीजिए कि ये बॉय है और ये गर्ल है यानी लड़कियां, तो इधर वाले की इधर में करवाया जाएगा ना। ऐसा तो नहीं कि इसी का इसी में करवा देंगे और या फिर इसका इसमें करवा देंगे। जब भी करेंगे ये दोनों विपरीत होना चाहिए ना, अलग अलग होना चाहिए ना। तो वैसे कभी भी स्विच को स्विच में नहीं जोड़ सकते, लेकिन हाँ किसी का किसी से कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इसका यहां करिए, इससे करिए, इससे करिए, किसी से भी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ स्विच का स्विच में नहीं करना है, यानी इसी का इसी में नहीं करना है। जब भी करेंगे एक स्विच और एक उपकरण होना चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए, दोनों एक नहीं होना चाहिए। तो देखिए जैसे ये स्विच खाली है, ये उपकरण खाली, इसको हम यहां से जोड़ देते हैं। देखिए स्विच को यहां, ये उपकरण है, ये स्विच है, इससे हमने यहां जोड़ दिया। ये स्विच खाली दिख रही है, इसको चलिए पंखा खाली दिख रहा है, ये उपकरण खाली है, इसको हम जोड़ देते हैं। अब क्या होगा, इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये फैन चलेगा। ये स्विच खाली है, ये उपकरण खाली है, इसको हम यहां जोड़ देते हैं 5 पिन सॉकेट में। ये स्विच खाली है, ये बल्ब खाली है, इसको हम यहां जोड़ देते हैं। ये स्विच खाली है, ये खाली है, यहां जोड़ देते हैं। यानी कि स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो आप इसको चाहे तो यहां से नोट कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। इसी हिसाब से और भी वायरिंग कर सकते हैं, जैसे और अलग अलग स्विच लगा के, सॉकेट लगा के, बड़ा या छोटा करके आप इस तरह से वायरिंग कर सकते हैं और किसी भी बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं। इसमें देखिए अभी तक हमने फ्यूज, इंडिकेटर ये सब नहीं लगाया, अभी हमने बेसिक बताया। चलिए अब इसमें हम फ्यूज लगाते हैं, इंडिकेटर लगाते हैं और देखते हैं कैसे कैसे हमारे सारे उपकरण काम करते हैं। तो देखिए एक छोटा सा बोर्ड तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर हम आगे उपकरणों की बात करें तो देखिए जैसे हमारा कोई बोर्ड है, बोर्ड के अंदर अब हमें लगाना है इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब समझते हैं, ये जो रेड कलर की लाइट जलती है ना, उसमें ये होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर जो रेड कलर की लाइट जलती है, थोड़ी सी बड़ा बनाते हैं फिर आपको समझाते हैं। पहले इंडिकेटर क्लियर करते हैं। इंडिकेटर में तार जोड़ने के लिए 2 ही पॉइंट होते हैं। जैसे सब में तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं ना, वैसे इंडिकेटर में भी तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेट करना मतलब संकेत करना। मतलब इसको बोर्ड में क्यों लगाया जाता है, इसको उजाला के लिए तो लगाया नहीं जाता है। इससे हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि लाइट है कि नहीं है, यानी संकेत करने के लिए। इंडिकेटर के अंदर एक छोटा सा बल्ब होता है, ये रेड कलर का जो बल्ब जलता है ना, एक छोटा सा बल्ब होता है और इस बल्ब का नाम होता है नियोन बल्ब। कौन सा बल्ब होता है, नियोन बल्ब। यानी इंडिकेटर के अंदर जो रेड कलर में बल्ब जलता है वो नियोन बल्ब होता है और इसका जो कनेक्शन होता है ये है न्यूट्रल और फेस। मान लीजिए तो एक में न्यूट्रल डायरेक्ट रहेगा और एक में फेस डायरेक्ट रहेगा, यानी कि इसको न्यूट्रल और फेस दोनों डायरेक्ट दिया जाता है।
अब समझिए कि एक तो इतना छोटा सा बल्ब है, दूसरा इतना छोटा सा बल्ब होने के बाद सीधे न्यूट्रल फेस से जल रहा है, डायरेक्ट न्यूट्रल फेस से जल रहा है, और फिर भी फ्यूज नहीं होता है ये बल्ब। और मजे की बात तो ये है कि ये बल्ब 24 घंटे लगातार जलता है। कभी भी किसी भी बोर्ड में ये नहीं देखे होंगे कि इंडिकेटर को बंद करने के लिए कोई स्विच लगाया हो कि स्विच बंद कर देंगे तो इंडिकेटर बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर देखिए इंडिकेटर का कनेक्शन अंदर क्या होता है कि एक तार ये जो न्यूट्रल की सप्लाई जा रही है ये तो इंडिकेटर तक डायरेक्ट आ गया, और ये जो दूसरा पॉइंट है ना, और यहां से ये डायरेक्ट नहीं होता, इसके बीच में एक पार्ट लगा होता है जिसका नाम होता है रेजिस्टेंस। यहां पर बीच में लगा होता है जिसका नाम होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है अवरोधक यानी प्रतिरोध, यानी कि विद्युत के बहाव के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना। यानी कि लाइट तेजी से जा रही होती है तो ये उसको कंट्रोल करके आगे भेजता है, तब जाकर के इंडिकेटर वाली लाइट यानी नियॉन बल्ब तक पावर पहुंचती है, इसलिए ये बल्ब फ्यूज नहीं होता है। जैसे ये न्यूट्रल की सप्लाई तो डायरेक्ट इसको मिल गई, फेज की सप्लाई यहां से डायरेक्ट मिली, लेकिन जब लाइट यहां से जा रही थी तो बीच में मिला रेजिस्टेंस उसको घुमा घुमा के उसको कंट्रोल कर लिया, उसकी पावर को कम कर दिया, और फिर यहां से निकल करके गया बल्ब तक, और बल्ब तब जाकर के जलता है तो पावर को कंट्रोल कर लेता है। नहीं तो इतना छोटा सा बल्ब में अगर डायरेक्ट सप्लाई दे दिया जाए ना तो ये इंडिकेटर वाला बल्ब तुरंत फ्यूज हो जाएगा, तुरंत फ्यूज हो जाएगा। लेकिन इसी को फ्यूज होने से बचाने के लिए इसमें क्या लगा होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब अवरोधक, मतलब विद्युत के बहाव के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना रेजिस्टेंस कहलाता है। तो इस प्रकार से होता है हमारा इंडिकेटर, और इंडिकेटर का जो कनेक्शन होता है वो डायरेक्ट न्यूट्रल और फेज सबसे पहले इंडिकेटर में दिया जाता है। यानी कि समझिए कोई अगर हम छोटा सा बोर्ड बना करके आपको दिखाएं, तो जैसे मान लीजिए केवल अगर इंडिकेटर लगा है बोर्ड में और उस बोर्ड में फ्यूज नहीं लगा है, तो हम उसका कनेक्शन कैसे कर सकते हैं? जैसे ये बोर्ड है और इस बोर्ड में ये इंडिकेटर लगा हुआ है, एक हो गया इंडिकेटर। इंडिकेटर के अलावा इस बोर्ड में हम लगा देते हैं, चलिए एक स्विच, और ये दूसरी स्विच पे लगा देते हैं, एक सॉकेट लगा देते हैं, और एक सॉकेट के बाद हम एक बल्ब भी लगा देते हैं इसमें, और ये बोर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। ये न्यूट्रल है, ये फेस, इसके साथ हमें वायरिंग करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? न्यूट्रल और फेस दोनों वायरों को सीधा सीधा इंडिकेटर के दोनों पॉइंट में जोड़ देंगे। यानी कि देखिए इसमें नीचे ऊपर नहीं होता है कि नहीं न्यूट्रल ऊपर जोड़ना है फेस नीचे जोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी में बस एक में न्यूट्रल और एक में फेस पहुंचना चाहिए। अगर वो पहुंच रहा है तो ये कार्य करेगा बढ़िया तरीके से। तो देखिए यहां पे हमने सबसे पहले दे दिया, इंडिकेटर में पावर पहुंच गया। अब हम क्या करेंगे? न्यूट्रल का वायर तो इंडिकेटर तक पहुंच गया। अब इसके बाद देखिए ये न्यूट्रल के वायर को, जो हमारे वायरिंग का नियम है, नियम नंबर 1 क्या है कि सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये बल्ब उपकरण है ना, तो इसके एक पॉइंट में लेके जाएंगे। ये 5 पिन सॉकेट उपकरण है ना, तो इसके एक पॉइंट में लेके जाएंगे, जोड़ देंगे। अब उसके बाद ये फेस के वायर को कहां जोड़ते हैं? नियम नंबर हमारा 2 क्या है कि फेस के वायर को सभी स्विचों यानी बटन के निचले पॉइंट में जोड़ देंगे। और नियम नंबर 3 हमारा क्या है कि अब स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट है, यानी ये जो स्विच का बचा हुआ, देखिए 2 ही स्विच है ना इसमें, तो स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। मतलब ये स्विच खाली है, ये उपकरण खाली, इसको जोड़ देते हैं। ये स्विच खाली है, ये उपकरण खाली है, इसको जोड़ देते हैं। यानी स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे। किसी भी स्विच को किसी भी उपकरण से जोड़ सकते हैं, जिस स्विच को जिस उपकरण से जोड़ेंगे उसी से वो कार्य करेगी। तो इस प्रकार से हम बोर्ड को बना सकते हैं। अगर इस बोर्ड में देखिए अभी तक तो हमने केवल इंडिकेटर लगाया, मान लीजिए कि इंडिकेटर के साथ इस बोर्ड में अगर फ्यूज भी लगा हो, तो हम उस बोर्ड को कैसे जोड़ सकते हैं? फ्यूज क्या होता है? फ्यूज होता है हमारा कि अगर किसी कारण से हमारी सर्किट में, हमारे घरों में आवश्यकता से एक निश्चित सीमा से अधिक लाइट आ जाती है, तो फ्यूज में लगा एक पतला सा तार जल जाता है, जिससे हमारे पूरे घर की सुरक्षा होती है। फ्यूज होता कैसा है? देखिए फ्यूज नॉर्मल कुछ नहीं होता है। फ्यूज इस प्रकार से होता है, तार जोड़ने के लिए इसमें ऐसे 2 पॉइंट होते हैं, और आप जानते हैं ना फ्यूज में ऐसे ऊपर से एक फ्यूज खोसते हैं, तो उसके अंदर हम एक पतला सा तार बांध देते हैं, ऐसे पतला सा तार। ये तार क्या करता है? बस ये लाइट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने का काम करता है। और जब कभी लाइट आवश्यकता से अधिक आती है, तेज आती है, तो यही वाला जो पतला वाला तार है ये टूट जाता है, जल जाता है, गल के खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से पावर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं पहुंच पाती है, और हमारा उपकरण आगे जो घर में लाइट है वो नहीं जाती है, और हमारे सारे उपकरण जलने से बच जाते हैं। मतलब समझिए ये जलता क्यों है? लाइट अधिक आ जाती है तो क्यों ये उड़ जाता है? अगर ये समझना चाहते हैं, जैसे देखिए ये न्यूट्रल है, ये फेस है, कोई उपकरण मान लीजिए यहां पर हम एक बल्ब लगा देते हैं, बल्ब में 2 वायर है, न्यूट्रल
को हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। इसका जो कनेक्शन होता है ये क्या होता है कि फेस के तार को एक पॉइंट में देते हैं और दूसरे से ले करके अपने घर में दे देते हैं। और हमारे सारे उपकरण देखिए, ये जो सप्लाई है यहां से यहां जाएगी, जिसके अंदर पतला सा तार लगा है उसके जरिए यहां आएगी, उसके बाद निकल करके यहां से पहुंचेगी, तो ये जो बल्ब हमारा वो ऑन होगा। अब मान लीजिए कि नॉर्मल लाइट आ रही है जब तक 220 वोल्ट, देखिए हमारे जो जितने भी उपकरण होते हैं ना वो सब 220 वोल्ट पे काम करते हैं। तो मान लीजिए कि लाइट 220 वोल्ट आ रही है, तब तो ये हमारा बल्ब जल रहा है, ठीक ठाक जल रहा है। और 220 वोल्ट से अगर अधिक आई तो ये पतला सा तार जल जाता है। ये कैसे जलता है, देखिए जब तक यहां से फेस की सप्लाई पहुंची तो ये जो तार की मोटाई है ना ये पूरा अधिक होती है, यानी कि पूरा वायर होता है, पूरा केबल होता है या जो भी है पूरा मोटा तार होता है। और यहां से जो आउट होता है ना वो भी मोटा तार होता है। लेकिन बस ये फ्यूज के अंदर जो तार जोड़ा गया होता है ये बहुत पतला सा तार होता है, सिर्फ एक तार होता है या दो तार होता है। तो ये क्या होता है कि जितनी लाइट इस मोटे तार में से आ सकती है उतनी तो यहां से आ नहीं सकती, ये पतला है। तो जितनी लाइट इस मोटे वाले वायर से आ सकती है उतनी यहां से नहीं आ सकती है। तो क्या होगा कि यहां से अगर लाइट तेज आती है तो ये तार तो पूरा सह लेता है, ये जो मोटा तार है ये तो सह लेता है, उसको आने देता है। लेकिन ये जब पतले तार में वो लाइट प्रवेश करती है ना ये उसको सह नहीं पाता है, तो ये क्या होता है टूट जाता है। और ये तार टूट गया तो लाइट आगे नहीं जा पाएगी। जैसे मान लीजिए कोई चौड़ा रोड है और ये रोड आगे जाकर के कहीं पतला हो गया, अब पतला हो गया उसके बाद फिर चौड़ा हुआ, तो क्या होगा ये कमजोर रोड है, तो क्या होगा यहां से ज्यादा लोग जा रहे हैं, जितने लोग जा रहे हैं अगर ये लोग सारे लोग इस पे जब चढ़ जाएंगे तो क्या होगा, ये पुल है मान लीजिए तो वो टूट जाएगा तो कोई भी वहां से आगे नहीं जा पाएगा। और अगर यहां से लाइट आगे नहीं जाएगी तो सारे उपकरण में घर में लाइट नहीं जाएगी, और यानी कि ये तो रास्ता ही पूरा बंद कर देगा ना। लेकिन तो आज के समय में कुछ लोग फ्यूज के अंदर तो इतना मोटा तार जोड़ देते हैं ना कि पूरा बोर्ड जल जाए, लेकिन फ्यूज अंदर का पतला तार नहीं जलता है। तो यहां पे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके अंदर बिल्कुल पतला सा तार जोड़ना चाहिए और नॉर्मल जोड़ना चाहिए, जिससे कि अगर अधिक लाइट आती है तो ये फ्यूज लगाने का मतलब निकल सके। नहीं तो मोटा तार जोड़ देंगे तो फ्यूज लगाने से कोई फायदा नहीं होगा आपका, बस केवल दिखावटी के लिए लगा रह जाएगा कि हाँ इसमें फ्यूज लगा है। तो इस प्रकार से फ्यूज हमारा लगता है। और फ्यूज का हम अगर बोर्ड के साथ कनेक्शन आपको करके दिखाएं कि फाइनली अगर सब कुछ लगा हो, यानी कि फ्यूज भी लगा हो, इंडिकेटर भी लगा हो और स्विच और सॉकेट और बल्ब और फैन जैसे सारे उपकरण लगे हो, तो उसका कनेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे देखिए बोर्ड में जब फ्यूज लगता है ना तो सबसे पहले फ्यूज और फ्यूज के तुरंत बगल में लगा देते हैं इंडिकेटर। अब देखिए फ्यूज लगाए और फ्यूज के तुरंत बगल में इंडिकेटर लगा दिया। अब हमें कनेक्शन करना है, ये हमारा न्यूट्रल है और ये फेस है। देखिए कोई भी वायरिंग की जब हम शुरुआत करेंगे ना तो न्यूट्रल और फेस से करेंगे। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल एक और ये हो गया हमारा फेस। चलिए हम इसका कनेक्शन कर दें। तो न्यूट्रल के वायर को जब तक हमारे बोर्ड में फ्यूज नहीं था हमने क्या किया, न्यूट्रल और फेस दोनों के वायर को इंडिकेटर के दोनों पॉइंटों में जोड़ा। यानी ये न्यूट्रल है तो इसके एक पॉइंट में जोड़ दिया और ये फेस है तो इसके दूसरे पॉइंट में जोड़ते थे। लेकिन अब क्या करना है, ये जो फेस का वायर है ना इसको सबसे पहले लेके जाना है और फ्यूज के ऊपर वाले में देना है, यानी इन कराना है, और दूसरे से आउट कराने के बाद ले जाके इंडिकेटर को देना, और दूसरे से आउट कराने के बाद ले जाके इंडिकेटर में देना। इससे क्या होगा कि अगर ये फ्यूज उड़ेगा तो इंडिकेटर भी बंद होगा। नहीं तो अगर आप फेस को डायरेक्ट यहां दिए रहते तो फ्यूज उड़ जाता और इंडिकेटर जलता रहता, यानी ये बताता कि लाइट है लेकिन ये लाइट घर में नहीं रहती क्योंकि फ्यूज उड़ जाता। तो इसलिए फ्यूज से आउट कराने के बाद इंडिकेटर को दिया जाएगा। देखिए इंडिकेटर एक उपकरण होता है, इसमें न्यूट्रल और फेस दोनों पहुंचेगा तभी ये कार्य करेगा। तो न्यूट्रल को हमने यहां पे ऊपर दे दिया और फेस के वायर को फ्यूज से होते हुए यहां तक इंडिकेटर तक दे दिया और पावर ये पहुंच गई। अब जहां लेके जाना यहां से न्यूट्रल ले जाइए, यहां से फेस ले जाइए और पूरे घर की वायरिंग कर लीजिए, चाहे कुछ भी लगाओ। जैसे मान लीजिए कि ये स्विच लगी है और यहां पर ये एक 5 पिन सॉकेट लगी है, एक स्विच और एक सॉकेट लगी है मान लीजिए। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये न्यूट्रल का वायर का जो हमारा नियम है कि न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में जोड़ देंगे और फेस के वायर को कहां जोड़ते हैं, स्विचों के निचले पॉइंट में, और बचा हुआ एक एक पॉइंट को उपकरण से मिला देते हैं। तो इसमें एक ही पॉइंट उपकरण और एक ही है स्विच, एक ही स्विच एक ही उपकरण है, तो इसको एक को एक से मिला देंगे और इस प्रकार से हम एक नॉर्मल वायरिंग बना सकते हैं। यानी कि किसी बोर्ड में अगर फ्यूज और इंडिकेटर लगा हुआ है तो इस प्रकार से हम जोड़ेंगे, न्यूट्रल को डायरेक्ट इंडिकेटर में जोड़ा गया है, फेस को डायरेक्ट यहां पे फ्यूज के ऊपर में इन करा के नीचे से आउट करा के तब इंडिकेटर को दिया गया है। इसके बाद जहां ले जाना है, ये न्यूट्रल है ले जाइए, ये फेस है ले जाइए और पूरे घर की वायरिंग जो जो अंदर उपकरण लगा हो वो पूरी कंप्लीट वायरिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम एक नॉर्मल यानी कि फ्यूज और इंडिकेटर अगर किसी बोर्ड में लगा है तो नॉर्मल बोर्ड की हम वायरिंग कर सकते हैं, कनेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए बात रही कि फ्यूज इंडिकेटर के अलावा हमारे बोर्ड में एक और इलेक्ट्रिक पार्ट लगता है जिसका नाम होता है बोल्ट मीटर। क्या होता है, बोल्ट मीटर।
ये वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर में तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं और ये देखने में घड़ी के आकार का होता है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा स्टेपलाइजर में लगा होता है, और ये बताता है कि कमरे में कितनी वोल्ट लाइट आ रही है। जैसे 200 वोल्ट आ रही है, 250 वोल्ट आ रही है, 220 वोल्ट आ रही है, 180 वोल्ट आ रही है, कितनी वोल्ट लाइट आ रही है हमारा वोल्ट मीटर बताता है। तो इसमें तार जोड़ने के लिए पॉइंटों की बात करें ना, तो इसमें 2 पॉइंट होते हैं। हाँ, एक में न्यूट्रल, एक में फेज दिया जाएगा और ये वोल्टेज बताता है। कैसे? देखिए इसके अंदर क्या लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, ऐसे करके इसमें लिखा होता है। कुछ वोल्ट मीटर 300 तक के वोल्ट बताते हैं, कुछ वोल्ट मीटर 500 तक भी बताते हैं। जो 500 तक बताते हैं वो 2 फेज के होते हैं, और जो 300 तक बताते हैं वो सिंगल फेज का होता है। तो क्योंकि सिंगल फेज में 220 वोल्ट लाइट आती है ना, इसीलिए ये 300 वोल्ट तक बताने के लिए। और वोल्ट मीटर में ऐसे कोने में लिखा भी होता है वी, वी का मतलब होता है वोल्ट, और इसमें तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट है। अगर हम इसके वायरिंग की बात करें तो न्यूट्रल और फेज, अगर हम केवल वोल्ट मीटर लगा रहे हैं तो एक में न्यूट्रल और एक में फेज अगर पहुंचा देंगे तो ये वोल्ट मीटर बताने लगेगा कि कमरे में कितनी वोल्ट लाइट आ रही है। यानी इसमें सुई होती है, वो सुई ऊपर चढ़ेगी और बताएगी कि हाँ कमरे में कितनी वोल्ट लाइट आ रही है। यानी कि इसका जो कनेक्शन है ये बिल्कुल जैसे बोर्ड में हम इंडिकेटर लगा रहे थे ना, अभी इंडिकेटर, यानी इंडिकेटर हम कैसे लगा रहे थे, एक में न्यूट्रल और एक में फेज डायरेक्ट दे रहे हैं, तो इंडिकेटर संकेत करता है कि लाइट है कि नहीं है, लेकिन ये वोल्ट मीटर बताएगा कि लाइट अगर है तो कितनी है। ये हमारे दोनों में डिफरेंस, यानी इंडिकेटर बताता है कि लाइट है कि नहीं है और वोल्ट मीटर बताता है कि लाइट अगर है तो कितनी है। ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर। इसके बाद एक और हमारा पार्ट होता है जिसका नाम होता है एम्पियर मीटर। एक और होता है जिसका नाम होता है एम्पियर मीटर। देखने में वैसे ये भी इसी की तरह होता है। अब के समय में वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर तो डिजिटल भी आ रहे हैं। डिजिटल का मतलब नंबर में शो कर रहे हैं, और उसमें भी तार जोड़ने के लिए 2 ही पॉइंट होंगे, न्यूट्रल और फेज पहुंचेगा तो वो बताएगा कि कितनी वोल्ट लाइट आ रही है। तो दूसरा हमारा होता है एम्पियर मीटर। ये भी देखने में वोल्ट मीटर के जैसा ही होता है, और इसमें भी तार जोड़ने के लिए 2 ही पॉइंट होते हैं। इसमें लिखा होता है ऐसे ए, और यहाँ पे नंबर में लिखा होता है 0, 5, 10, 15, 20, 25, इस प्रकार से इसमें भी लिखा होता है, और ये सुई भी चलती है। ये जो हमने 5, 10, 15, 20, 25 लिखा ना, कुछ एम्पियर मीटरों पे 4, 8, 12, 16, 20 भी हो सकता है, कुछ एम्पियर मीटर पे 10, 20, 30, 40, 50 भी हो सकता है। यानी जितने एम्पियर का वो एम्पियर मीटर लेंगे उस हिसाब से वो बताएगा। तो देखिए मात्रक क्या यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 मान लीजिए है, तो इसमें जो तार जोड़ने के लिए पॉइंट है वो 2 है, तो सभी में 2 रहेंगे, चाहे वो कुछ भी लिखा रहे। तार जोड़ने के लिए जो पॉइंटों की बात है वो 2 ही रहेगा, लेकिन इसका जो कनेक्शन है ना, देखिए इसका कनेक्शन तो इंडिकेटर की तरह है वोल्ट मीटर का। अच्छा, एम्पियर मीटर कार्य क्या करता है वो समझिए। एम्पियर मीटर का कार्य होता है, ये बताता है कि कितना लोड खर्च हो रहा है, कितनी लाइट इस समय खर्च हो रही है, यानी कितना लोड पड़ रहा है। जैसे वोल्ट मीटर बताएगा, सबसे पहले इंडिकेटर बताएगा कि लाइट है कि नहीं है, वोल्ट मीटर बताएगा अगर है तो कितनी है, और एम्पियर मीटर बताएगा अगर उतनी लाइट है तो कितनी खर्च हो रही है, यानी लोड को बताता है। जैसे मान लीजिए क्या होता है ना, एम्पियर मीटर आप देखे होंगे चक्की वगैरह वाले जो होते हैं ना, आटा चक्की या धान कूटने वाले, वो लोग इसका यूज ज्यादा करते हैं। कैसे? तो वो लोगों को क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई धान कूटने वाली मशीन है, देखते होंगे कि धान जब कूटते हैं तो वहां पे 2 उंगली ऐसे फंसा के रखे रहेंगे और अपने मीटर की तरफ देखते रहते हैं, जो हमारा एम्पियर मीटर होता है उसकी तरफ देखते रहते हैं। तो अगर एम्पियर मीटर का लोड बढ़ता है, ये नंबर बढ़ता है, तो इसका मतलब ये होता है कि धान ज्यादा जा रहा है, और धान ज्यादा जा रहा है तो यानी कि मोटर पे लोड बढ़ रहा है, और लोड बढ़ रहा है तो एम्पियर मीटर बढ़ के बताएगा। और जैसे वो क्या करते हैं कि जब एम्पियर मीटर बढ़ता है तो धान को कुछ समय के लिए रोक लेते हैं, और जब रोक लेते हैं तो फिर धान नहीं जाता है, मोटर धीरे धीरे फ्री हो जाता है, और जब फ्री हो जाता है तो फिर से नॉर्मल वो क्या होता है, एम्पियर मीटर डाउन आता है, नीचे आता है, तो फिर से यहां से ये छोड़ना शुरू करते हैं। यानी कि एम्पियर मीटर प्रेजेंट टाइम को, यानी वर्तमान समय के लोड को बताता है कि आप इस समय कितना लोड दे रहे हैं। जैसे गाड़ी की स्पीड होती है ना कि अभी इस समय 60 पे चल रहा है, ब्रेकर आया 20 पे आ गए, तो ये जो स्पीड है ना वर्तमान समय की, उसी हिसाब से ये एम्पियर मीटर भी बताता है कि आप इस समय कितनी लाइट खर्च कर रहे हैं। और एम्पियर मीटर का जो कनेक्शन होता है ना, जैसे वोल्ट मीटर का कनेक्शन है कि न्यूट्रल फेज दोनों जाएगा, लेकिन एम्पियर मीटर का कनेक्शन क्या है, फेज के वायर को एक पॉइंट में देना है और दूसरे से ले लेना है। जैसे ये देखिए न्यूट्रल है और यहां से फेज हमने एक में दिया और दूसरे से ले लिया। अब यहां पे कोई उपकरण अगर चलाना हो, मान लीजिए ये कोई बल्ब है, इसको जलाना है, तो यहां से हम ऐसे जलाएंगे तो ये जलेगा। न्यूट्रल को हमने डायरेक्ट बल्ब में दिया, फेज के वायर को, क्योंकि ना ये एम्पियर मीटर का ना न्यूट्रल और पॉइंट फेज, ये जो दोनों पॉइंट होते हैं ये अंदर से डायरेक्ट होते हैं, इससे हो करके लाइट आगे जाती है। तो ये एम्पियर मीटर बता पाता है कि हाँ ये लाइट जा रही है, और कितनी जा रही है ये बताता है कि हाँ इतना लोड पड़ रहा है।
अब समझिए कि एम्पियर मीटर जो है ना, जितनी लाइट इससे हो करके निकल के आगे जाएगी उतनी को ही ये बता पाएगा। हाँ, उससे पहले अगर कोई यूज कर ले तो ये नहीं बता पाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कोई बल्ब लगा दिया और बल्ब के एक तार को यहाँ एक में जोड़ दिया और दूसरे को दूसरे में जोड़ दिया, अब ये जो बल्ब जलेगा इस बल्ब के लोड को एम्पियर मीटर नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि जितनी लाइट यहां से निकल के जाएगी उसी को बता पाएगा, उससे पहले आप क्या कर रहे हैं उसको ये नहीं बता पाएगा। अगर ये उससे पहले को बताता तो क्या होता, पूरे गांव में जितनी लाइट खर्च हो रही है, पूरे खंबे पे जितनी लाइट का, पावर हाउस पे जितनी लाइट खर्च हो रही है, सबको ये बताता। लेकिन उससे पहले को ये नहीं बता सकता, उसके बाद को बताता है। जैसे मान लीजिए कि कोई लोकेशन है, यहां से एक जगह है, कोई स्पेशल जगह है मान लीजिए कोई, और यहां एक दूसरी जगह, यहां तीसरी, यहां मान लीजिए कोई आदमी यहां से चल के इधर जा रहे हैं एक जगह से, जैसे ए है, ये बी है और ये सी है। कोई आदमी यहां से ए बी से होते हुए सी तक पहुंच रहे हैं, तो मान लीजिए आप बी पे किसी को खड़ा कर दिए कि भाई आज जितने लोग यहां से होकर के जाएंगे यहां सी के पास, सबको बताना कि यहां कितने जा रहे हैं। तो अब मान लीजिए कि ये तो यहां पे गिनता रहेगा, हाँ ठीक है कितने जा रहे हैं सबको बताएगा। लेकिन कोई अगर बीच में से ही शॉर्टकट मार के दूसरे रास्ते से निकल के वहां पहुंच जाए तो इसको क्या पता कि यहां कितने गए, इसकी वाली संख्या को वो काउंट नहीं ना कर पाएगा, इसकी वाली संख्या को। इसका मतलब यह हुआ कि अगर उससे पहले कोई पावर लेता है तो एम्पियर मीटर नहीं बताता। जितनी लाइट एम्पियर मीटर से निकल के जाएगी सिर्फ उतने को यह बताएगा, उससे पहली वाली पावर को बिल्कुल भी नहीं बताएगा। तो इस प्रकार से यह कार्य करता है हमारा एम्पियर मीटर। और जब वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर अगर दोनों एक साथ लगे हों और कंप्लीट कनेक्शन हम आपको अभी करके दिखाते हैं एक बोर्ड का कि किस प्रकार से हम उसका कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी इसके बाद हम एलसीबी और एमसीबी को भी समझेंगे, उससे पहले एक बार समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा, सबसे पहले हम वोल्ट मीटर बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा वोल्ट मीटर है, ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर। इसमें लिखा है ऐसे 50 100 करके ऐसे ऐसे लिखा है, 200 250 तक लिखा है। मान लीजिए 200 तक हमने लिख दिया और इसमें तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट, ये हो गया ना हमारा वोल्ट मीटर। इसके अलावा अगर बोर्ड में हमारे ये एम्पियर मीटर लगा, ये हो गया एम्पियर मीटर। इसमें भी तार जोड़ने के लिए 2 ही पॉइंट, इसमें लिखा है ऐसे 5 10 15, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसमें सुई भी होती है चलती है, इसमें भी सुई होती है चलती है, ये 2 पॉइंट हो गए। अब अगर बोर्ड में हमारे इसके अलावा फ्यूज भी लगा हुआ है, चलिए हम फ्यूज को थोड़ा सा इधर ही बनाते हैं। यहाँ पे ये बोर्ड में हमारे फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज के बगल में इंडिकेटर भी लगा हुआ है। इंडिकेटर के अलावा पूरा बोर्ड है, मान लीजिए चाहे जितनी भी स्विच या सॉकेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हम 2 स्विच लगा देते हैं, एक बल्ब लगा दिया हमने और एक पंखा लगा दिया, यानी एक स्विच से बल्ब जलाएंगे और एक स्विच से पंखा चलाएंगे। और जो हमारे खंबे की पावर होगी वो 2 होगी, न्यूट्रल और फेस। तो देखिए सबसे पहले हमें इसकी वायरिंग करनी है, तो न्यूट्रल के वायर को वोल्ट मीटर के एक पॉइंट में देंगे ना, क्योंकि वोल्ट मीटर कैसे बताता है, जब इसको न्यूट्रल और फेस दोनों मिलेगा तब बताएगा, यानी एक में न्यूट्रल और एक में फेस मिलेगा। तो अब ये वोल्ट मीटर बताने लगेगा कि कितनी वोल्ट लाइट आ रही है। अब इसके बाद ये जो न्यूट्रल का पॉइंट है इसको अगर हम लेकर के जा रहे हैं, देखिए आगे एम्पियर मीटर है, उसको न्यूट्रल से मतलब नहीं होता, एम्पियर मीटर को न्यूट्रल से मतलब नहीं होता। न्यूट्रल सीधे लेकर के जा रहे हैं हम इंडिकेटर के एक पॉइंट में देंगे, जो हमारे घर के अंदर लेके चले जाएंगे, यानी उपकरणों में देना है तो इंडिकेटर में देना है, बल्ब में देना है, फैन में देना है। न्यूट्रल की वायरिंग हो गई कंप्लीट। अब बात रही फेस की, देखिए फेस के वायर को केवल हम यहां वोल्ट मीटर के एक पॉइंट में दिए हैं ना, यही फेस का वायर लेकर के जाएंगे और एम्पियर मीटर के एक पॉइंट में इन कराएंगे। और ये क्या होगा, ये रास्ते से जब लाइट निकल के जाएगी तब ये काउंट करना शुरू करेगा कि कितनी लाइट निकल के जा रही है। तो अब इससे निकालने के बाद हम बोर्ड में देंगे फ्यूज में, और फ्यूज क्या करेगा, अब ये सुरक्षा के लिए लगाया गया कि लाइट अगर तेज आएगी तो तार जल जाएगा। और फ्यूज से जब हम आउट करवाएंगे तो देंगे इंडिकेटर को, अब इंडिकेटर संकेत करेगा कि लाइट है कि नहीं है, बोर्ड तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है। और इसी फेस के वायर को आगे हमारा नियम है कि फेस के वायर को सभी स्विचों यानी बटन के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। और नियम नंबर 3 हमारा यह है कि स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट से डायरेक्ट जोड़ देंगे। किसी स्विच को किसी उपकरण से जोड़ सकते हैं, स्विच को स्विच से या उपकरण को उपकरण से बस नहीं जोड़ सकते। तो इस प्रकार से देखिए हम नॉर्मल बोर्ड इस प्रकार से बना सकते हैं, जिसमें हमारा वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर और फ्यूज और इंडिकेटर, बल्ब, फैन और स्विच लगी हो, इतना बड़ा बोर्ड को हम बना सकते हैं। अब बात रही एक और पार्ट है एमसीबी और ईएलसीबी। अगला पार्ट हमारा है एमसीबी और ईएलसीबी। देखिए एमसीबी और होता है हमारा ईएलसीबी। देखिए दोनों को हम समझते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम समझते हैं एमसीबी को। एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऐसे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का मतलब इसका काम क्या होता है समझिए। जैसे एमसीबी देखे होंगे, वो जो ऐसे नहीं गिर जाती है तो फिर इसके ऊपर उठाने के लिए पॉइंटर होता है, तो उसको ऊपर उठा देते हैं, उसको हम बोलते हैं एमसीबी। एमसीबी का कार्य होता है पूरे घर में कहीं भी शॉर्ट सर्किट होती है तो ऑटोमेटिक तरीके से
से सप्लाई को कट कर देगी। यानी एमसीबी का कार्य शॉर्ट सर्किट को कट करना होता है। जैसे देखिए फ्यूज का कार्य क्या होता है, ओवरलोड होने पे आवश्यकता से अधिक लोड पड़ता है, शॉर्ट होता है तो भी वो उड़ता है। लेकिन ये एमसीबी जो है ना बहुत प्रोफेशनल है, कहीं पे शॉर्ट सर्किट होती है गिर जाती है, गिर जाने का मतलब ये मत समझिए जमीन पे गिरती है, उसका एक नोब होता है ना वो नीचे की तरफ हो जाता है, तो वो नीचे हो जाता है जिससे आगे लाइट नहीं जाती है और उपकरण जलने से बच जाते हैं। तो एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी मेन सर्किट ब्रेकर, यानी पूरे घर में कहीं पर शॉर्ट सर्किट होने पे मेन सर्किट को ब्रेक कर देगा। मेन सर्किट ब्रेकर यानी मेन सर्किट को ब्रेक कर देगा, मतलब रोक देगा, मतलब आगे नहीं जाने देगा। और जब लाइट आगे नहीं जाएगी तो कोई उपकरण खराब कैसे होगा, सारे उपकरण खराब होने से बच जाएंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी मेन सर्किट ब्रेकर, यानी उपकरण को जलने यानी खराब होने से बचा लेगा। तो एमसीबी होता है। और एमसीबी के अलावा जो दूसरा हमारा होता है ना वो होता है ELCB। ELCB क्या होता है, ELCB का पूरा नाम होता है, ई से होता है अर्थ, एल से होता है लीकेज, एल से होता है लीकेज और सी से होता है सर्किट, सभी में होता है, सी से होता है सर्किट और बी से होता है ब्रेकर। ब्रेकर यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, यानी कि अर्थ के लीक होने पे सर्किट को ब्रेक कर देता है। मतलब समझ गए होंगे ना कि अर्थ के लीक होने पे सर्किट को ब्रेक कर देना, मतलब समझिए अर्थ के लीक होने पे सर्किट को ब्रेक करने का मतलब ये हुआ कि ELCB का कार्य होता है अगर किसी व्यक्ति को पूरे घर में कहीं पर हीटर प्रेस या कोई भी उपकरण यूज करते समय किसी व्यक्ति को अगर करंट पकड़ता है, लाइट मारती है, तो ये ऑटोमेटिक तरीके से सप्लाई को कट कर देता है। यानी कि अर्थ के लीक होने पे सर्किट को ब्रेक करता है। मतलब समझिए कि जब किसी व्यक्ति को करंट मारता है ना तो इसको कैसे पता चल जाता है कि हाँ किसी को करंट मार रहा है, कोई फोन करके इसको बताता है, इसको पता ऐसे चलता है ना कि इसका नाम ही है ELCB। जब किसी व्यक्ति को करंट मारता है तो मनुष्य के शरीर से लाइट को अर्थ मिलता है, और जब भी इसे अर्थ मिलेगा ये सप्लाई को कट करेगी। यानी अर्थ के लीक होने पे सर्किट को ब्रेक कर देना। यानी कि अगर ELCB बाहर लगी है और कहीं भी अगर शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट नहीं, किसी व्यक्ति को अगर करंट मारा या फिर कोई तार कट गया है, वो तार दीवार से टच हो रहा है और उस दीवार में नमी है, तो भी वो सप्लाई को कट कर देगा। यानी उसको लगेगा कि कहीं से अर्थ लीक हो रहा है, और इसका नाम ही यही है, अर्थ के लीक होने पे सर्किट को ब्रेक कर देना, यानी ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। मार्केट में एमसीबी खरीदने जाएंगे ना 100 रुपए, 150 रुपए, 120 रुपए, 130 रुपए की एमसीबी मिल जाती है जो शॉर्ट सर्किट होने पे सप्लाई को कट करती है। लेकिन ELCB खरीदने जाएंगे मिनिमम 1500 रुपए से इसकी स्टार्टिंग मिलेगी आपको, कम से कम 1500 रुपए, उससे प्लस में ही है। लेकिन इसका काम भी तो अलग है ना कि किसी व्यक्ति की जान बचाती है तो 1500 रुपए की है, और ये शॉर्ट सर्किट होने पे कट करता है तो 100 रुपए की है। तो ये दोनों में डिफरेंस है और दोनों देखने में एक जैसे होते हैं। इसके अगर हम डायग्राम की बात करें, चित्र की बात करें, तो दोनों देखने में लगभग एक ही जैसे होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कनेक्शन भी दोनों का एक ही जैसे होता है। देखिए जैसे एमसीबी है मान लीजिए, ऐसे ये हमारे पास यहाँ पे दो लगा देते हैं, दो एमसीबी लगाने के बाद ये दोनों को एक बॉक्स में कर दिया जाता है, तो देखने में लगता है कि ये दोनों एक ही है, दोनों एक में सटी हुई है लेकिन अलग अलग होती है। तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट इसमें होते हैं, मतलब 1 पॉइंट ऊपर 1 पॉइंट नीचे होता है, तो ये दो है तो 4 पॉइंट हो गए। और इसमें ऐसे ये पॉइंटर होता है बीच में, जो इसको हम ऐसे ऊपर उठाते हैं और ये नीचे उठता है। ऊपर उठाने पे ये ऑन पोजीशन पे होता है, नीचे गिराने पे बंद हो जाता है। इसका कनेक्शन क्या होता है, ये न्यूट्रल और फेस है, एक पॉइंट में एक इन करवाए और दूसरे में दूसरा, और नीचे से दोनों को आउट करवा लिए। अब मान लीजिए चाहे ये एमसीबी है या चाहे इसी को मान लीजिए ये ELCB है, यानी दोनों का कनेक्शन एक ही जैसा होगा, एमसीबी और ELCB का। और यहाँ नीचे से आउट करा करके पूरे घर में लेके जाइए और घर की वायरिंग करिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे न्यूट्रल पावर मिलेगी, यहाँ पे फेस मिलेगी, आगे बोर्ड की वायरिंग आप जानते ही हैं, उसी हिसाब से बोर्ड को बनाना शुरू करेंगे। तो एमसीबी का कार्य क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने पे सप्लाई को कट करना। और ELCB का कार्य क्या होता है, किसी व्यक्ति को अगर करंट मारता है तो यह ऑटोमेटिक तरीके से सप्लाई को कट कर देता है, जिससे आगे जाने वाली लाइट कट जाती है और कोई भी उपकरण खराब हो या किसी व्यक्ति की मृत्यु होने से वो बच जाता है। तो इस प्रकार से हम विद्युत वायरिंग के फर्स्ट डे को कंप्लीट करते हैं। किसी भी प्रकार का आपका सवाल या सुझाव रह गया तो कमेंट करिए या व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।